कि नाजरीन, कश्मीर लाइफ के आज के शो में आपका खुशामद। आप जानते हैं कि आज सुबह सवेरे जो सबसे बड़ी खबर हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर चली वो ये कि रूस ने अपने हमसाय मुल्क यूक्रेन पे हमला किया है, बमबारी हुई है एक दो जगह। और रूस ने ये कहा है कि उन्होंने यूक्रेन की जो दिफाई सलाहियतें हैं उनको मफलूज करके रख दिया है। तो इस हवाले से ये भी खबरें आई, हमने भी खबरें चलाई कि कश्मीर के कम से कम 200 से 300 स्टूडेंट वहाँ अटके पड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं घर आने की, लेकिन एयर स्पेस बंद होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी में हैं। और उम्मीद की जाती है कि ये जो फॉरेन अफेयर्स का वहाँ जो एम्बेसी है मुल्क की, वो उनसे उनकी मदद करेंगे। तो ये बेसिकली हम दुनिया के एक ऐसे हिस्से में हैं, ये तो खैर ज़्यादा दूर है भी नहीं, यूरोप में है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे समझा जाए, ये मामला क्या है, इसके हवाले से हमने आज तकलीफ दी है आफाक सईद साहब को, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तौर से समझते हैं। आफाक साहब, कश्मीर लाइव के शो में आपका खुशामद। शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। है क्या ये मामला क्या है, ये हमसाए जिगड़े पे क्यों उतरा है? जब सोवियत यूनियन तश्कील में आया 1917 में, तो यूक्रेन वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सोवियत यूनियन। यूक्रेन एसएसआर उसको कहते थे। तो उस वक्त लेनिन ने उसको अपने साथ मिलाया। तो उस वक्त बोल्शेविक्स जो थे, यूक्रेनियन बोल्शेविक्स, और जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट थे यूक्रेन के अंदर, उनके आपस में काफी जंग चली 1924 तक, क्योंकि वो इसके खिलाफ थे कि वो सोवियत यूनियन के साथ मिलने के खिलाफ थे। लेकिन फिर अल्टीमेटली बोल्शेविक्स ने उनके ऊपर फतह पाई और ये सोवियत यूनियन का एक हिस्सा बन गया। और यूक्रेनियन जो लोग हैं ये बेसिकली है ही, मतलब एक रशियन ओरिजिन के ही हैं। मतलब ये एक ही टाइप के लोग हैं। रूसी जो हैं और यूक्रेनियन जो हैं, इनकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट रिजम्बलिंग है, कल्चर लगभग सेम है, जोग्राफिकल जो उनकी पोजीशन है वो लगभग सेम है, जो उनका क्लाइमेट सेम है, अपीयरेंस भी ऑलमोस्ट सेम है। कोई आम इंसान उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। अगर मैं कश्मीर में बैठ के बोलूंगा रशियन कौन है यूक्रेनियन कौन है, मुझे पता नहीं चल पाएगा कि ये रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर रिलीजन दोनों ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वो भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ये भी ऑर्थोडॉक्स। तो इनमें काफी रिजम, ये एक ही कौम है एक हिसाब से। जैसे इतनी ही डिफरेंस है जितनी, से फॉर एग्जांपल एक पंजाबी और एक हरियाणवी में है। मतलब हरियाणा के रीजन और पंजाब के रीजन के बीच, लोगों के बीच में जितनी डिफरेंस है उतनी ही है। तो ऊंच नीच है थोड़ा लैंग्वेज का और थोड़ी अपीयरेंस का। तो ये जब बने सोवियत यूनियन का पार्ट, तो फिर उस वक्त जो ये उनका थोड़ी बहुत टर्बुलेंस थी कि कुछ लोग खिलाफ थे इसके। तो फिर ये चलता रहा एक किस्सा जब तक लेनिन की डेथ हुई। तो फिर जब स्टालिन आया तो उसने बड़ा रिप्रेस करके, उधर बड़ा सप्रेस करके उधर की पॉपुलेशन को और उनको पैसिफाई किया और पूरा फुल कंट्रोल हासिल किया इस रीजन पे। लेकिन एक थोड़ी बहुत एक वो थी, एक हिसाब से ना, उनमें एक वलावा सा अंदर से उगल रहा था, क्योंकि वो सप्रेस थे। वो कह रहे थे, वो उनका ये सोचना था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, नॉट कि ऑल, ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन नहीं ऐसी थी, एक छोटा सा हिस्सा ऐसा था पॉपुलेशन का जो ये कहते थे कि हमें सोवियत यूनियन के साथ नहीं मिलना है। तो फिर जब आए ख्रुश्चोव, जब लेने ये स्टालिन की डेथ हुई, ख्रुश्चोव साहब आए। ख्रुश्चोव ने एक ख्रुश्चोव था उसको कहते हैं, तो उसके अंडर यूक्रेन को कंसोलिडेट किया। यूक्रेन के कुछ मुराद दी उनको, कुछ थोड़ा बहुत फैसिलिटेट किया, जिससे वहां वहां पे अमन अमान आया। उसी फैसिलिटेशन के दौरान उन्होंने जो क्राइमियन रीजन है, ये बेसिकली रशिया का पार्ट था। क्राइमियन रीजन कुछ 1950s में उन्होंने यूक्रेन को गिफ्ट किया कि इट विल बी पार्ट ऑफ योर दिस रिपब्लिक, योर स्टेट। तो क्राइमियन रीजन ब्लैक सी पे पड़ता है, उधर एक पोर्ट भी है और वो एक रिजॉर्ट भी है। तो उससे उधर पॉपुलेशन काफी पैसिफाई हुई। तो ये चलता रहा सिलसिला जब तक 1991 का सोवियत यूनियन का जो टूटना हो गया। तो सोवियत यूनियन के टूटने में सबसे बड़ा हाथ एक तो येल्सिन का था, और दूसरा उस वक्त जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था लियोनिद क्राउचुक। ये दोनों ने मिलके ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड किया, और साथ में बेलोरूसिया को मिला के, कि
सोवियत यूनियन को हम डिसॉल्व करते हैं। तो ये एक हश हश मैनर में, एक बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। उसमें ये नहीं देखा गया उस वक्त कि यूक्रेन के पास कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां रूसी नजात के लोग रहते हैं जो यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहेंगे, लेकिन उनको जल्दबाजी में यूक्रेन को के हाथ थमाया गया। उसमें क्रीमिया भी एक रीजन था, बेसिकली वो रशियन पार्ट था। और एक रीजन है आपका इस वक्त जहां पे भी लड़ाई चल रही है, दैट इज डनेस्क, जिसको कहते हैं डनबास, डनेस्क एंड दिस लुगांस्क। और एक रीजन है साथ में ही जिसको हम ओडेसा, वो पोर्ट है एक, ओडेसा बहुत अच्छा पोर्ट है, ओडेसा है, वो भी एक रीजन है। तो ये उस वक्त जल्दबाजी में कदम उठाया गया। तो यहाँ पे लोग क्रीमिया में पॉपुलेशन थी 65% रशियंस की, 10% उसमें ततार मुसलमान हैं और 15% अराउंड यूक्रेनियंस थे। तो जब पुतिन ने कंसोलिडेट की अपनी स्ट्रेंथ, तो उसको उधर से नेटो का भी खतरा आया कि नेटो चाह रही थी कि यूक्रेन में अपनी बेस बनाए। नेटो क्यों चाह रही है यूक्रेन में बेस बनाए, मैं बताऊंगा यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है। यूक्रेन इज लोकेटेड एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पोजीशन। ये एक गेटवे टू यूरोप है रशिया के लिए। यूक्रेन के साथ सटा हुआ है पोलैंड, बल्गारिया, हंगरी और क्या कहते हैं मोल्डोवा और बेलारूस, और दूसरे साइड से रशिया है, और इधर से नीचे से ब्लैक सी और टर्की के साथ भी इसका ये है एक राब्ता। तो रशिया करता है एक्सपोर्ट यूरोप को गैस, बिकॉज यूरोप इज एनर्जी पुअर। उधर उनको गैस की प्रॉब्लम है, उधर उनको एनर्जी का फुकदान है, तो वो रशिया से जाता है। गाजप्रोम, उधर गाजप्रोम एक बहुत बड़ी एक और ये है ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है, स्टेट ओन्ड एजेंसी रशिया की, जो गैस सप्लाई करती है टू रशिया एंड टू द वेस्ट। तो वो पाइपलाइन जाती है थ्रू यूक्रेन। जी जी जी। अफक साहब, इससे पहले कि हम एक्चुअल इश्यूज की तरफ जाएं कि जिसकी वजह से जंग हो रही है, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब रूस डिसॉल्व हो गया, यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, तो बहुत सारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स सामने आ गई। तो उसके बाद से अब तक मॉस्को और यूक्रेन की रिलेशन कैसी रही? जब तक येल्सिन वहां पे प्रेसिडेंट थे तब तक ठीक था, मतलब ठीक था, नॉर्मल रिलेशनशिप थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। फिर जब ये स्ट्रॉन्ग मैन पुतिन ने एक साइलेंट कू में येल्सिन को हटाया और खुद बैठा इक़्तिदार पे, तो धीरे धीरे सिचुएशन इनकी खराब होना शुरू हो गई। तो सिचुएशन इस हद तक पहुंच गई जब यूक्रेन ने ये अपना आइडियाज, मतलब अपना ये क्या कहते हैं पॉलिसी जाहिर की कि वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके बाद तो पुतिन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो पुतिन का यही मानना है कि अगर नेटो इधर घुस गई, नेटो ने बेस बनाई यूक्रेन में, तो वो एक हिसाब से रशिया पे, वो रशिया को स्ट्रैंगलेट करेंगे वहाँ, क्योंकि उसका जो गेटवे टू यूरोप एक रास्ता है, जो इतनी कंट्रीज हैं यूक्रेन के साथ जो बॉर्डरिंग है, तो वो उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएगी फिर यूक्रेन। और फिर वो डिक्टेट करेंगे पुतिन को कैसे वो एनर्जी में ट्रेड करेंगे या बाकी चीजों में, वर्ल्ड व्यू, दुनिया के अफेयर्स के लिए। तो पुतिन के लिए सबसे बड़ा ये मतलब एक एम है कि इसके इर्द गिर्द जो भी कंट्रीज हो वो इसकी सैटेलाइट स्टेट्स हो, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, रशिया के ऊपर। जैसे बेलारूसिया है, उसने उसको सैटेलाइट स्टेट बना के रखा है। उधर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पिछले कई दहाइयों से बैठा हुआ है, वो एक रशियन पपेट है, वो बैठा हुआ है वहां पे। वही वो चाहते हैं यूक्रेन के साथ भी हो, ताकि जो डिक्टेशन रशिया से आए वही यूक्रेन माने। तो लेकिन उसको पुतिन को नजर आ नहीं रहा है ऐसा होता हुआ। तो यही वजह है उसने इसके ऊपर नेटो की बरखिलाफी कर रहा है, मुखालफत में यूक्रेन पे चढ़ाई करती। लेकिन ये एक साथ में रीजन। लेकिन अफक साहब कहते हैं कि यूक्रेन के कई रियासतों में एक सेपरेटिस्ट मोमेंट है जो यूक्रेन के हक में नहीं है, जो प्रो मॉस्को है। उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्या है? वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो रियासत सबसे पहला तो क्रीमियन रीजन है, क्रीमियन पेनिनसुला उसको कहते हैं। वो बेसिकली रशियन पार्ट था, वो 1950s में उसको दे दिया गया था एज अ रिकंसिलिएशन गिफ्ट। तो उधर ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो मैक्सिमम थी रशियंस की। वो थोड़े बहुत एडवर्स थे, मतलब उनको गुस्सा था कि हमें क्यों नहीं अपने मुल्क के साथ जोड़ा जा रहा है,
जहाँ के हम असल में हैं। तो वो जी ऑब्वियसली जब वो पॉपुलेशन मेजॉरिटी है वहाँ पे रशियंस की, उन्होंने रिजेंटमेंट दिखाया तो वो सेपरेट पुतिन को मौका मिला और वो ले गया वो रीजन। सेम केस लुगांस्क और आपका दोनेत्स्क में, दनबास जिसको कहते हैं, इसमें भी रशियंस की पॉपुलेशन है मैक्सिमम, उनको सपोर्ट कर रही है इस वक्त। ये वो प्रॉक्सीज हैं इसके पुतिन के, उनको सपोर्ट कर रहा है पुतिन, और वो उनको उकसा रहा है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ आप ये क्या कहते हैं रेबल करो। तो वो एक हिस्सा है, और दूसरा है आप उसका एडेसा। ये सिर्फ यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले पुतिन ने साथ में एक कंट्री पड़ती है जॉर्जिया, जॉर्जिया का एक हिस्सा था नॉर्दर्न ओसेटिया। नॉर्दर्न ओसेटिया में भी मेजॉरिटी, उस रीजन में मेजॉरिटी रशियंस की थी। तो उसने सेम यही फॉर्मूला अपना के वो नॉर्दर्न ओसेटिया को जॉर्जिया से अलग करवाया। उधर भी रेबल्स को क्या कहते हैं खड़ा करके, और थोड़ी बहुत चढ़ाई, हल्की फुल्की चढ़ाई करके वो निकाल दिया वो रीजन उधर से। अब इसके बाद यूक्रेन के बाद बारी यानी मोल्डोवा में एक रीजन है, उसको कहते हैं प्रिद्निस्ट्रोविया, उधर भी रशियंस की पॉपुलेशन में है। तो नेटो क्यों चाहता है कि यहाँ घुसे? बिकॉज अगर पुतिन को खुली छूट ये दे दे आज, तो ये सिर्फ आज यूक्रेन की बारी है। यूक्रेन को तो ये पूरा ही एनेक्स करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन को एनेक्स करेगा तो इसको पूरा गेटवे यूरोप का खुल जाएगा, पूरा यूरोप का गेटवे इसके हाथ में आ जाएगा। अगर इसको छूट दी जाए तो उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स का नंबर आएगा, जैसे उसमें लैटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है। यूक्रेन को एनेक्स करना चाहता है ताकि उसका जो गेटवे टू यूरोप, जैसे उसमें पोलैंड, बल्गेरिया एंड आपका क्या कहते हैं हंगरी एंड ये सब एरियाज में उनका इसकी ये रसाई हो, मतलब ये बिल्कुल लाइन ऑफ फायर में आ जाएंगे पुतिन के। तो इसका जो गैस है वो भी यूक्रेन के होते हुए फिर पोलैंड से होते हुए फिर जर्मनी चला जाता है। तो सो ही वांट्स टू कंट्रोल दिस रीजन। दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक, मतलब बहुत इस सारे खित्ते में सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रीजन यही है। एक साइड से इसकी 3-4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर है और नीचे से ब्लैक सी है। सो पुतिन वांट्स टू कंट्रोल इट, ग्रैब। या तो उधर एक अपनी रिजीम खड़ा करेगा, इस रिजीम को हटा के जो प्रो मॉस्को रिजीम होगी, जो नेटो के खिलाफ होगी, जहाँ पे इसका ही बोलबाला चलेगा। या अगर वैसा उससे पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर ये मेरे ख्याल से एनेक्स ही कर देगा। तो अब इतना ही बात उधर ही नहीं रुकेगी, बात रुकेगी अगर यूक्रेन पे रुकनी होती बात तो नेटो वाले शायद ये नहीं कहते कि हम नेटो की बेस उधर बनाएंगे। ये आगे जाके जा सकता है। एस्टोनिया को भी खतरा है, लिथुआनिया को भी खतरा है, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं। लैटविया को भी खतरा है, उधर से मोल्डोवा को भी खतरा है। मोल्डोवा में प्रिद्निस्ट्रोविया रीजन में रशियन पॉपुलेशन है, तो वो उधर उनको एनेक्स कर सकता है। फिर वो आगे जाके फिर कहानी बड़ी लंबी जा सकती है। तो इसकी हेजेमनी काफी मतलब रुकने वाली नहीं है उधर ही, यूक्रेन में नहीं रुकने वाला है, ये आगे जाके भी जाएगा। और ये यूरोप को डिक्टेट करना चाहता है अपनी टर्म्स, because Europe is energy poor, Russia is energy rich, and he wants to control all the gateways, all the pathways of energy towards Europe. So ये तो है एक मेन रीजन। तो अफक साहब, ये जो यूक्रेन है इसकी इकोनॉमी है क्या? मतलब एक तो ये गेटवे टू यूरोप, इसके अलावा है क्या इसके पास जिसपे? इसमें बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी है बहुत ज्यादा। यूक्रेन में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। प्लस टू इट उधर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल है, कोल माइंस है। धनबाद रीजन इज रिच इन कोल। सो वहाँ पे वर्ल्ड्स मोस्ट अनसेफ एंड मोस्ट डीपेस्ट कोल माइंस है इस वक्त धनबास में। बट काफी रिच है इन कोल की किल्लत भी आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है, वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। पुतिन उसको पूरा एक्सप्लॉइट करेगा। तो मेन इकोनॉमी वही है इनका, एग्रीकल्चर एंड दीज नेचुरल रिसोर्सेज। यूक्रेन डज नॉट हैव एनी पेट्रोलियम, मतलब उधर कोई पेट्रोल नहीं का डीजल नहीं निकलता है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही एग्रेरियन इकोनॉमी है ज्यादा। तो बेसिकली ये ट्रांजिट रूट है, तो ट्रांजिट रूट से इसको बहुत सारी आमदनी भी होती होगी, क्योंकि जो चीजें मॉस्को से जाती हैं। बिल्कुल, ये जो गैस ट्रांसपोर्ट होता है गाजप्रोम जो गैस पाइपलाइन जो बिछाई है थ्रू, जो यूक्रेन से होते हुए जर्मनी, पोलैंड से होते हुए फिर जर्मनी जाती है, तो यूक्रेन उससे एक किराया लेता है, रेंट। देयर इज एन एग्रीमेंट। तो वो एक बहुत बड़ी आमदनी है। तो एट टाइम्स ऐसा हुआ है कि यूक्रेन को भी अपने लिए गैस चाहिए होती है, एनर्जी है, एनर्जी पुअर कंट्री है वो। तो वो गैस प्रोम से वो लेती है, खरीदते हैं वो गैस खुद भी। उनके पास जब पेमेंट नहीं होती है उनको मॉस्को को देने के लिए, तो वो मॉस्को उनको जब गैस की सप्लाई बंद करता है, तो यूक्रेन इधर से इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो लाइन है, जो पाइपलाइन है, उसमें अड़चने लाता है।
सो ये एक बहुत बड़ा हेडेक है पुतिन के लिए। वो यूक्रेन बेसिकली है वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन द होल रीजन। तो इनके पास एट टाइम्स पैसे नहीं होते हैं मॉस्को को इन चीजों के लिए, मतलब गैस वैस की जो एनर्जी की कंजप्शन का जो कॉस्ट है वो उनको पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। एट द सेम टाइम वो रूस से किराया भी लेते हैं इस पाइपलाइन का। तो दोनों का आपस में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है। वो गैस का पैसा नहीं दे पाते हैं, ये फिर गैस बंद करते हैं, फिर वो इनकी पाइपलाइन को में अड़चन लाते हैं। तो उसमें फिर जर्मनी को इंटरफेयर करना पड़ता है। वो जर्मनी ऑन बिहाफ ऑफ यूक्रेन फिर रशिया को पे करता है पैसा। सो दिस इज द होल इक्वेशन एंड दिस, ये इसी से तंग आके फिर जर्मनी ने एक अल्टरनेट रूट ढूंढा था, उसको नॉर्डिक्स गैस पाइपलाइन का उनके पास एक ये है ना प्रोजेक्ट है, तो उस पर भी काम चल रहा था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया क्योंकि ये जो ये रस्साकशी वहां चल रही है उसकी वजह से वो भी बंद हो गया। अब ये सिचुएशन इमर्ज हो गई, इसमें नेटो क्या कह रहा है? मतलब कंडेमनेशंस तो बहुत आ रही हैं। नेटो के पास कोई चारा ही नहीं। नेटो अगर इनको रशिया को मतलब उसके साथ लड़ेगा, मतलब जैसे कंडेमनेशन से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि पुतिन ने तो क्लियर कट बोला है। ही हैज इवन लास्ट जो उसका जो अभी उसने तकरीर की थी उसमें उसने एग्जिस्टेंस ऑफ यूक्रेन को ही चैलेंज किया। उसने कहा यूक्रेन को ये गलती से बना हुआ मुल्क है, ये पार्ट ऑफ रशिया था, इसको लेनिन ने पहले सोवियत एसएसआर का रिपब्लिक बनाया, फिर उसको क्या कहते हैं ख्रुश्चोव बाय द वे वाज यूक्रेनियन, वो यूक्रेन से बिलोंग करता था, उसने उसको थोड़ी बहुत रियायतें दी है तो ये मुल्क बन गया। तो उसने उसकी एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज किया है। दैट मींस he does not want Ukraine to be a independent sovereign country. He wants Ukraine to be a part of Russia or a satellite state of Russia. तो नेटो को के पास अगर यूक्रेन को बचाना है तो पुतिन के साथ जंग लड़नी है, तो पुतिन के साथ जंग लड़ नहीं सकते वो, क्योंकि पुतिन इज अ वेरी पावरफुल, रशिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, इट हैज लॉट ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो यूरोप नेटो के पास ये कोई इराक और ये अफगानिस्तान का ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इट्स अ डिफरेंट टोटली डिफरेंट बॉल गेम। सो दे विल हैव टू ट्रीट वेरी कॉशियसली विद रशिया। तो आपको क्या लगता है क्या आने वाले दिन कैसे रहेंगे इस रीजन में? मुझे लगता है अगर नेटो ने मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया, सिर्फ अपनी कंडेमनेशन तक ही महदूद रखी अपनी अपोजिशन और सैंक्शंस टू रशिया, तो आने वाले दिनों में इन मेरे ख्याल से विद इन अ वीक ये सारा निपट जाएगा सारा मामला। तो ये सारा यूक्रेन सारी उसकी जेब में चला जाएगा, जितने भी रीजन्स को चाहिए वो ले लेगा। उसमें मेन चीज है जो ब्लैक सी के जितने भी यूक्रेन के पार्ट्स हैं, रीजन्स हैं, वो सारे ले जाएगा पुतिन। उसमें यही है, आपका दनिस्क है, लुगांस्क है, फिर ओडेसा है, वो पोर्ट है, और भी जो भी वो चाहेगा वो तो आप सुशी स्लाइसिंग इसकी करेगा, इसको ऐसे छोड़ेगा, जितना भी उसको चाहिए होगा वो ले लेगा। तो बेसिक एम है कि इसको सप्रेस करे और इसको अपना सैटेलाइट स्टेट बनाए। ये वैसे यूक्रेन के बारे में कहा जाता है कि ये इस रीजन में रूस के बाद सबसे बड़ी रियासत है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन कुछ ज्यादा नहीं है कि 4-4.5 करोड़ के आसपास है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से छोटी कंट्री है। पॉपुलेशन के हिसाब से छोटी कंट्री है, लेकिन पावरफुल नहीं है, मिलिट्री पावर नहीं है, न तो इकोनॉमिकल पावर है। इसके ऊपर इसकी एक स्ट्रेटेजिक पावर है, स्ट्रेटेजिकली वेरी वेल प्लेस्ड, बट इट हैज नथिंग इन इट्स हैंड्स। न तो मिलिट्री है, न तो इकोनॉमी है, सारा डिपेंडेंट है ये सारा यूरोप पे ही, ईयू पे। तो ये डोल उधर ही से लेते हैं, उनको वहीं से कंसेशंस आती हैं, पैसा भी वहीं से आता है, तो मुल्क चल पाता है। वो बहुत गुर्बत में है ये मुल्क, मतलब ये एब्जेक्ट पॉवर्टी में है, यूरोप में ये वन ऑफ द पोरेस्ट रीजन्स। तो चारा नहीं है, आई थिंक इट्स एट द मर्सी ऑफ रशिया, एट द मर्सी ऑफ पुतिन राइट एट प्रेजेंट। तो आखिर में आफाक साहब, मुझे शुरू में पूछना चाहिए था कि आपकी जो इतना सारा इंफॉर्मेशन है इस रीजन के बारे में, मतलब इतनी इंटरेस्ट आपने कब से ली इस इलाके में, इस रीजन के मैं हवाले से? मसूद साहब, मैं इस रीजन में रहा हूँ 10-11 साल। आई नो, आई हैव बीन देयर इन द होल ईस्टर्न यूरोप में काफी घूमा हूँ। तो आई टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे इनकी लैंग्वेज में पढ़नी आती है, मैं समझ आती है रशियन भी, तो पढ़ भी लेता हूँ, एंड आई वॉच देयर न्यूज चैनल्स। सो देयर इज एन इंटरेस्ट, और मैं थोड़ा बहुत नजर रखता हूँ जियो पॉलिटिक्स पे इधर।
तो आफाक साहब, आपने हमारे नाजरीन तक इतनी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। ये बड़ी मतलब बहुत सारे लोग जिनमें मैं भी शामिल हूँ ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे वजह क्या है। अब आप कि इस तवील जो आपने हमको ये डिकन्स्ट्रक्ट करके दे दिया कि ये बेसिकली ट्रेड वार है और जिसमें सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है जो उस पर इम्पोज हो गई है। तो अल्लाह करे कि जंग ना हो, जब जितना हो गया है अब रुक जाए तो लोग बच जाएं। हम सबसे बड़ी बात यही है। थैंक यू वेरी मच मसूद साहब, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम।